Hello students, welcome to lecture 9 of human reproduction. My name is Dr. Shubham Kaushik and I am senior biology faculty at PP Savani Center for Excellence. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ा था. इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में. ठीक है, तो प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, कैसे जो है वोम तैयार होता है, कैसे प्लेसेंटा डेवलप होता है, प्लेसेंटा के क्या क्या पार्ट्स हैं, ठीक है, वो कैसे फॉर्म होती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नोन एज कोरियोनिक विलाई, ठीक है, appears on the trophoblast which is surrounded by the uterine tissue and maternal blood. ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं ये कुछ कोरियोनिक विलाई जो है यहाँ पे डेवलप होंगे. ठीक है, और ये जो है यहाँ से इस तरीके से ब्लड जो है वो लेकर जाएंगे टू द डेवलपिंग फीटस. ठीक है, उसके बाद the chorionic villi and uterine tissue become interdigited with each other to form placenta. ठीक है, तो ये जो chorionic villi है, ठीक है, और ये जो हमारा uterine tissue है, ये आपस में एक तरह से कॉइल हो जाते हैं और यही जो है आगे जाके प्लेसेंटा बनता है. ठीक है, तो ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये ब्लू पोर्शन जो दिख रहा है हमें, ये प्लेसेंटा है. ठीक है, तो प्लेसेंटा का काम क्या है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा. ठीक है, it is structure and functional unit between embryo and the maternal body. मदर और डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में एक ये फंक्शनल यूनिट का काम करता है. इट इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो बाय अम्बिलिकल कॉर्ड. अगर हम देखें ये वाला जो पोर्शन है ये किसके थ्रू कनेक्टेड है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू फीटस से कनेक्टेड है. ठीक है, ये वाला जो हमको दिख रहा है येलो पोर्शन, दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड. ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए. अगर हम डायग्राम में और चीजें देखें, ये बाहर वाला प्लेसेंटा है, ये यॉर्क सैक है, अंदर जो भरा हुआ है जिसमें ये हमारा फीटस डेवलप हो रहा है, ये फ्लूइड जो है वो कहलाता है एमनियोटिक फ्लूइड. ठीक है, उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो कहलाती है एमनियोन. ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया. उसके ऊपर एमनियोन के बाहर की तरफ जो लेयर है उसे हम बोलते हैं कोरियोन. ठीक है, ये सबसे बाहर वाला पोर्शन जो है यूट्रस, जहाँ पे ये इम्प्लांट हुआ था. ठीक है, और ये सारी चीजें हम देखेंगे आगे चल के कि कैसे कैसे क्या क्या काम करती है. तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स एंड प्लेसेंटा. ठीक है, मेम्ब्रेन कौन कौन सी बनती है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे. इन कॉर्डेट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड प्रोथेरियन मैमल्स, ब्लास्टुला इज अ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ब्लास्टोडिस्क. ठीक है, ये क्या करेगा, ब्लास्टोमियर्स बनाएगा. द सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्लास्टोडम गिव राइज टू एम्ब्रियो प्रॉपर, while the peripheral portion does not take part in the formation of embryo. This peripheral part is known as extra embryonic region. ठीक है, तो कैसे कैसे डेवलप हो रहा है वो यहाँ पे बताया. This region takes part in the formation of certain membranes called as extra embryonic membranes. ठीक है, तो शुरुआत हुई हमारा जो ब्लास्टुला स्टेट से स्टार्ट हुआ. ठीक है, सेंट्रल पोर्शन जो है वो बनाएगा एम्ब्रियो और जो उसका बाहर वाला पोर्शन है वो बनाएगा ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक रीजन. कुछ 3-4 लेयर बनाएगा. ठीक है, कौन कौन सी लेयर होंगी और इनका काम क्या है, ये प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. कौन कौन सी लेयर है, एमनियोन, कोरियोन, यॉर्क सैक एंड एलेंटॉइड्स. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ एमनियोन, 2 ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट आर कैटेगराइज्ड. ठीक है, एमनियोन है या नहीं है उसके बेसिस पे 2 ग्रुप है. एमनियोटा जिसमें एमनियोन प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स. हम लोग जो है वो एमनियोटा ग्रुप में आते हैं. दूसरे ए एनेमियोटिया. ठीक है, इसमें क्या होगा, एमनियोन एब्सेंट होगा. ठीक है, तो एमनियोटा में एमनियोन प्रेजेंस होगा जिसमें मैमल्स आते हैं, और एन एमनियोटा में जो है एमनियोन प्रेजेंस नहीं होगा, एमनियोन लेजर वहां पर एब्सेंट होगी. इसमें कौन कौन से आते हैं, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस एंड एम्फीबिया. ठीक है, फिर इसमें आगे चलते हैं. फर्स्ट लेयर हमारा जो है वो एमनियोन है. ठीक है, यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं ये वाला जो लेयर है वो एमनियोन कहला रहा है, उसके ऊपर वाला जो है वो कोरियोन है. दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड. यहाँ पर जो है एम्ब्रियो डेवलप होगा और जो एम्ब्रियो जिस फ्लूइड में प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज एमनियोटिक फ्लूइड. ठीक है, और यहाँ पे रेमिनेंट ऑफ यॉर्क सैक. तो हमारे अंदर यॉर्क सैक ज्यादा डेवलप नहीं होता, यॉर्क की जरूरत नहीं है. यॉर्क की जरूरत उनमें ज्यादा होती है जो मदर से कनेक्टेड नहीं रहते. ठीक है, जैसे बर्ड का एग है, ठीक है, तो वो मदर से कनेक्टेड नहीं है तो उसको यॉर्क की जरूरत पड़ती है.
बट हमारा एम्ब्रियो मदर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो उसे यॉक की जरूरत है क्योंकि न्यूट्रिशन उसे डायरेक्टली मदर से ही आ रहा है। ठीक है, तो यॉक जो है हमारे में बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो एमनियन लेयर जो है वो it is formed by the layer of embryogenic cells present around the amniotic cavity and the extra embryonic mesoderm। कहाँ पर प्रेजेंट होगा वो बताया। उसके बाद 8 weeks, after 8 weeks of fertilization, amnion is completely incorporated into connecting stalk, which finally forms umbilical cord। ठीक है, तो 8 weeks के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा और वो बाकी क्या बनाएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड। एम्ब्रियो इन दिस स्टेज इज कॉल्ड एज फीटस। ठीक है, 8 week के बाद एम्ब्रियो को हम फीटस बोल सकते हैं। फीटस रिमेन हैंगिंग इन द एमनियोटिक फ्लूइड। तो जो फीटस है वो यहाँ पर एक तरह से हैंगिंग पोजीशन में रहता है। ठीक है, पानी में वो तैरता रहता है, इस फ्लूइड में जो है एमनियोटिक फ्लूइड में वो तैरता रहता है। ठीक है, सेकेंड लेयर है कोरियन। इट इज फॉर्म्ड बाय एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पेरेंटल लेयर ऑफ मेसोडर्म। ये क्वेश्चन बहुत रेयर है कि कहाँ से बनता है वो पूछा जाए, मोस्टली फंक्शन का क्वेश्चन आएगा यहाँ पर। ठीक है, द कोरियनिक विलाई विच गेट एम्बेडेड इनटू यूटेराइन एंडोमेट्रियम mesoderm also contribute in the formation of these villi. After a period of 4 months, these villi disappear from all part excepting the connecting stalk। 4 महीने बाद ये डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, तो ये प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। उसके बाद yolk sac, it is formed by the extra embryonic visceral mesoderm and endoderm। Initially the size of yolk sac is larger as compared to that of embryo। embryo से ज़्यादा size होगा initially। About 8 weeks after fertilization the yolk is reduced in size and changes into tubular structure। 8 weeks के बाद yolk का size बहुत कम हो जाएगा और एक ट्यूब की फॉर्म में ही वो बचेगा। Ultimately a placenta is developed with the incorporation of yolk sac and mesodermic connecting stalk with the amnion and chorion। ठीक है, अल्टीमेटली प्लेसेंटा डेवलप होगा। ठीक है, उसके बाद एलेंटोइस। इट इज अ सॉलिड एंड सिलिंड्रिकल मास फॉर्म्ड बाय एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। A small cavity lined by endodermal cells develops in it। The mesoderm of allantois forms many small blood vessels in this region। ठीक है, तो उसका काम क्या है, ब्लड वेसल बनाने का काम है इसका। These vessels connect embryo with placenta। इनका काम क्या है, एम्ब्रियो को प्लेसेंटा के साथ जुड़ेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि उसमें से न्यूट्रिशन आएगा, रेस्पिरेटरी सप्लाई। ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा टू एम्ब्रियो। इन ह्यूमंस allantois does not function to store excretory waste, it is does in reptiles and birds। ठीक है, ह्यूमंस में allantois जो है वो excretory waste को स्टोर नहीं करता, बट रेप्टाइल्स और बर्ड्स में करता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ डेवलपमेंट होगा। दिस इज 8 days एम्ब्रियो, 8 day का एम्ब्रियो जैसा दिखेगा। फिर 3 week, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एमनियन का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ, मतलब प्लेसेंटा का बनना स्टार्ट हुआ, कनेक्टिंग स्टॉक स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम देख रहे हैं 4 week एम्ब्रियो, कनेक्टिंग स्टॉक है, कोरियन आ गया यहाँ पर जो यहाँ पर नहीं था। ठीक है, एमनियन रहेगा। उसके बाद 5 week एलेंटॉइस यहाँ पर आ गया, कनेक्टिंग स्टॉक बन गया, प्लेसेंटा डेवलप हो गया और यॉक सैक यहाँ पर ट्यूबुलर फॉर्म में। और ये जो पूरा है वो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होगा। उसके बाद ये अंदर वाली एमनियन लेयर हो गई, बाहर वाली कोरियन हो गई, ये फीटस हो गया, ये वाइट वाला पोर्शन एमनियोटिक फ्लूइड हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है अम्बिलिकल कॉर्ड डेवलप होगी और ये हमारा प्लेसेंटा हो गया। और अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ही ट्यूब फॉर्म में यॉक सैक प्रेजेंट होगा। ठीक है, समझ गए हम लोग। आगे चलते हैं इसमें हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग प्लेसेंटा के बारे में। The eggs of viviparous animals are unable to develop into their embryo outside the uterus independently। ठीक है, तो जो एग है विविपेरस एनिमल्स के, हम लोग विविपेरस है, ये एम्ब्रियो के बाहर डेवलप नहीं हो पाएंगे। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ वेरी लिटिल एंड नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट इन दीज एग। ठीक है, तो हमारे जो फीमेल एग है उसमें यॉक का अमाउंट बहुत कम होने की वजह से ये इंडिपेंडेंटली डेवलप नहीं हो पाएंगे। Here the embryo depends upon maternal tissue for shelter, nutrition and respiration। ठीक है, तो एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए शेल्टर, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन जो मदर से चाहिए। ठीक है, these animals therefore has developed adaptation, respiratory and other physiological requirement from mother's body।
प्लेसेंटा इज फाउंड इन ऑल विविपेरस एक्सेप्ट सब क्लास प्रोथेरिया ओविपेरस एनिमल्स, ठीक है। तो मोस्टली ऑल विविपेरस एनिमल्स में प्लेसेंटा हमको मिलेगा। प्लेसेंटा इज नॉट अ सिंपल मेम्ब्रेन, इट इज मेड अप ऑफ टिश्यूज फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्स। मेटलर टिश्यू जिसमें से यूटेराइन एपिथेलियम में से बनेगा, यूट्रस में से बनेगा, उसमें कनेक्टिव टिश्यूज होंगे और ब्लड कैपिलरीज होंगे, ठीक है। एम्ब्रियोनिक टिश्यूज में से भी थोड़ा प्लेसेंटा बनेगा, तो प्लेसेंटा आधा एम्ब्रियो से बन रहा है और आधा मैटरनल टिश्यू से बन रहा है। These include extra embryonic membrane, mainly chorion. Chorion में इसलिए इसमें help करेगा. Yolk sac and allantois may also take part in placenta formation. Embryonic connective tissue and blood capillaries are also constituent of it. ठीक है, तो फाइनली ब्लड का कनेक्शन बनाना है, उसी से न्यूट्रिशन आएगा, उसी से ऑक्सीजन आएगी, उसी से वेस्ट बाहर जाएगा, ठीक है। तो ये सारी दोनों चीजें मिलकर जो है वो प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर बनाती है। अब फंक्शंस की बात करें हम लोग प्लेसेंटा की, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ठीक है, बिटवीन फीटस एंड मैटरनल ब्लड। एसेंशियल मटेरियल आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन, पिनोसाइटिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तीनों तरीके के जो ट्रांसपोर्ट हम लोगों ने पढ़े थे वो यहाँ यूज होंगे। स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O एंड अदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक क्लोराइड, फॉस्फेट, सोडियम, ये सारे जो है वो डिफ्यूज थ्रू प्लेसेंटा से डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू चले जाते हैं, ठीक है। इनके लिए कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है। Larger molecules like lipids, polysaccharide, carbohydrate, proteins are obtained by pinocytosis, ठीक है। तो ये पिनोसाइटोसिस से जाएंगे, ठीक है। जो लार्ज मॉलिक्यूल है उनका पिनोसाइटोसिस हो रहा है और स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो सिंपल डिफ्यूजन से जा रहे हैं। The nutritional substance are supplied to embryo from mother through placenta. Placenta के थ्रू मदर जो है वो एम्ब्रियो को खाना प्रोवाइड करेगा। रेस्पिरेशन भी उसी के थ्रू होगा, ठीक है। नाइट्रोजिनस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम फीटस, अब फीटस में मेटाबॉलिज्म होने स्टार्ट हुआ तो वेस्ट भी जनरेट होगा, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, ब्लड ऑफ मदर में जाएगा बाय डिफ्यूजन, ठीक है। तो हमारे फीटस में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा नहीं होता, उसको ब्लड में डालता, ब्लड जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर में चला जाता है, ठीक है। Antibodies for measles, chickenpox, polio are present in the blood of mother, reach the embryo through placenta, ठीक है। तो मदर की बॉडी से बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज एम्ब्रियो में पहुंचा दिए जाते हैं, ठीक है। कुछ वायरसेस जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू पास हो सकते हैं, ठीक है। अगर मदर मान लीजिए HIV पॉजिटिव है तो चांसेस है कि HIV का वायरस जो है वो एम्ब्रियो में भी ट्रांसफर हो जाएगा। अगर कोई हार्मफुल केमिकल्स वो प्रेगनेंसी के टाइम पे लेडी लेती है, अगर अल्कोहल लेती है तो वो भी जो है फीटस में जाएगी और फीटस को वो नुकसान भी पहुंचा सकता है, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केमिकल जो है वो है थैलिडोमाइड, जो कि फीटस में डिफॉर्मिटी, जो बच्चा पैदा होगा वो एबनॉर्मल हो सकता है, उसमें कुछ डिफॉर्मिटी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद प्लेसेंटा इटसेल्फ सीक्रेट सम हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, लैक्टोजन, HCG, ठीक है, एंड HCS। तो ये सारे हार्मोन जो है वो, प्रोजेस्टेरोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, एस्ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक्टोजन भी लैक्टेशन की जरूरी है, HCG जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट, ठीक है। मेनली जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वो यूरिन में HCG के प्रेजेंस से होता है, ठीक है। तो जो टेस्टिंग किट आता है प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट, वो मेनली क्या डिटेक्ट करता है यूरिन में, HCG। अगर फीमेल के यूरिन में HCG है तो उसका हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो ये प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन मेंटेन्स द सपोर्ट द फीटस ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरोन जो है पूरे प्रेगनेंसी में उसे हेल्प करता है। एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, ठीक है। जब डिलीवरी का टाइम है तब रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है प्लेसेंटा से, जो है बर्थ कैनाल को जो है लुब्रिकेट करता है, उसे वाइड करता है, जिसके थ्रू चाइल्ड जो है बर्थ कैनाल के थ्रू बॉडी के बाहर आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और हार्मोन्स के नाम दिए हैं। Placenta of human mainly secrete two steroid hormones like estradiol and progesterone. Protein hormones like HCG, जिसका नाम है human chorionial gonadotropin, and human placental somatomamotropin, ठीक है, HCH. A large amount of HCG hormone is secreted during early pregnancy from the placenta. तो pregnancy के early time में HCG secrete होता है. Because of this reason, its quantity increase in the urine of pregnant lady. On the basis of this fact, pregnancy test is performed. हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो मोस्टली HCG के अमाउंट या HCG का प्रेजेंस यूरिन में अगर है तो वो प्रेग्नेंट लेडी हम उसे बोल सकते हैं।
The above hormones are also responsible for keeping the corpus luteum active, protection of embryo, prevention of abortion and growing of memory gland. ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है जो हॉर्मोन्स प्लेसेंटा से सीक्रेट होंगे उनके. ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हमको याद रखने हैं, प्लेसेंटा के भी और प्लेसेंटा से सीक्रेट हुआ होने वाले हॉर्मोन्स के भी. ठीक है, तो इनके जो है आप नोट्स बनाइए और हर हार्मोन का क्या फंक्शन है वो नोट डाउन करते जाइए. ठीक है, तो ये वही फंक्शन जो है वहाँ पे फाइनली जो है रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम लोग सेव करते हैं. उसके बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन लोगों के जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, ये सब के हार्मोन का जो है अमाउंट है वो इंक्रीज होगा. दे सपोर्ट इन फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर एंड मेंटेन्स प्रेगनेंसी. ठीक है, उसके बाद जर्म लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यूज. जो जर्म लेयर्स है जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी. ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. The stem cells in the inner cell mass have the potential to give rise to all tissues and organs. ठीक है, तो जो स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो में उनसे सारे तरह के टिश्यूज बन सकते हैं. उसके बाद ह्यूमन प्रेगनेंसी जो गेस्टेशन पीरियड है वो 9 मंथ्स का है, कैट्स में 2 मंथ्स का है, डॉग्स में 2 मंथ्स का है, एलिफेंट्स में 21 मंथ्स का है. ठीक है, तो ये गेस्टेशन पीरियड है, प्रेगनेंसी पीरियड है. ये भी क्वेश्चन जो है आ सकता है एग्जाम्स में. उसके बाद चेंजेस इन एम्ब्रियो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के बाद में 9 महीने में क्या क्या चेंजेस आते हैं. फर्स्ट मंथ हार्ट इज फॉर्म्ड. ठीक है, पहले महीने में हार्ट बन जाएगा. एंड ऑफ सेकेंड मंथ लिम्स एंड डिजिट्स आर डेवलप. डिजिट्स मतलब जो हमारी फिंगर्स हैं वो डेवलप हो जाएंगी सेकेंड मंथ के बाद. एंड ऑफ 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट शुरू के 3 महीने जब खत्म होंगे, द मेजर ऑर्गन्स लाइक लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड. ड्यूरिंग 5th मंथ फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड. ठीक है, तो जो फीटस का मूवमेंट है वो 5th मंथ से स्टार्ट होगा और फीटस के जो है हेड पे जो हेयर आना स्टार्ट हो जाएंगे. एंड ऑफ 24 वीक्स, ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 6 महीने बाद, बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, आई लिड सेपरेट, आई लिड जो है वो सेपरेट हो जाएंगी एंड आई लैशेस आर फॉर्म्ड. और एंड ऑफ 9 मंथ्स में जो है डिलीवरी के लिए वो फीटस जो है वो रेडी हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है. इसमें हम लोगों ने प्रेगनेंसी और प्लेसेंटा के डेवलपमेंट के बारे में स्टडी किया. मोस्टली प्लेसेंटा से अगर कोई हाई लेवल क्वेश्चन आता है तो वो उसकी लेयर्स के बारे में आता है, तो वो हमको याद रखना है. एमनियन कौन सा है, कोरियन कौन सा है, एलेंटोइस कौन सा है, फ्लूइड कौन सा है, एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन क्या है. तो ये सबके जो है हम लोगों को फंक्शन, उनका पोजीशन याद रखना है. इसके क्वेश्चन जो है काफी आते हैं. ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें इसमें से मेंशन नहीं है, तो आपको इस लेक्चर में से उसको नोट डाउन करना पड़ेगा. अब जो है मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम लोगों ने कवर अप कर लिए. अब एक टॉपिक जो है हमारा बचता है यहाँ पर, पार्चुरेशन, डिलीवरी के कैसे होती है, और लैक्टेशन, कैसे डिलीवरी के बाद मदर जो है बेबी को कैसे फीड करती है, वो टॉपिक हमारा बचता है. बाकी ऑलमोस्ट सारे टॉपिक इस चैप्टर के हम लोगों ने कवर अप कर लिए. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो टॉपिक कवर करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे. ठीक है, थैंक यू.